आज हमारे साथ पावर सेंटर में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने एक समय पे हरियाणा पे राज किया। 3 दशक से लंबा इनका सियासत में करियर है। इन दिनों गांव-गांव जा रहे हैं। पाँव में इनके छाले हैं। हालांकि डॉक्टर्स ने इनको ये भी एडवाइस किया था कि आप इतना लंबा ना चलें, लेकिन फिर भी 2700 किलोमीटर चल चुके हैं और 4400 किलोमीटर चलने का इनका लक्ष्य है। इनके बारे में मैं एक बात कह सकता हूँ कि इनके व्यक्तित्व पे जो फिट बैठती है, आप उनको वन मैन आर्मी कह सकते हैं, 1.25 से 1 लड़ाऊँ कह सकते हैं। और इनके ऊपर ये भी कहा जा सकता है कि इससे पहले कि अंधेरों का दबदबा हो जाए, नया सूरज उगाओ कि सवेरा हो जाए। तो हमारे साथ हैं विपक्ष के दिग्गज नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला। चौटाला साहब, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो चौटाला साहब, आप परिवर्तन पद यात्रा पे निकले हुए हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? मैं अब तक करीब 2700 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका हूँ और 63 विधानसभा क्षेत्र किया मैंने, 15 डिस्ट्रिक्ट्स करें। रोज़ाना करीब एवरेज जो है 20 से 25 किलोमीटर की एवरेज है हमारी चलने की। रास्ते में 10 गांव भी आ जाते हैं, 12 भी आ जाते हैं, कई जगह कम भी हुए हैं। अंदाजन 1300 के करीब गांव किए हमने। बड़ी बात यह है कि मैंने गांव के अंदर स्पीच नहीं करी कहीं, मैंने गांव के लोगों में बैठ करके बातचीत करी। क्या क्या समस्याएं हैं गांव के लोगों की, उसको जानना चाहा। और सरकार से लोग आज क्यों परेशान हैं, क्या कारण है उसके, उन चीज़ों को भी नज़दीक से समझा है। आज कई तरह की दिक्कतें हैं लोगों के सामने। सरकार में बैठे लोग तो मान के चलो अपनी तरफ से यही कहेंगे कि हम बहुत कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो जितना बता रहे हैं उतना ही खराब भी कर रहे हैं साथ साथ। मेरा जो अनुभव है इस यात्रा के दौरान का, वो बहुत अलग हट करके है सारी चीज़ों से। मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी, मैं भी ये नहीं मानता था कि इतने हालात भी ख़राब हो सकते हैं, इस तरह भी लोग सरकार के अगेंस्ट परेशान हो सकते हैं। बोलने में हो सकता है हिचकिचाएं, लेकिन जब आप बैठ कर के बातचीत करोगे, उनके मन की बात आप उनसे सुनोगे, तब आपको पता लगेगा कि सही मायने में लोग बहुत परेशानी में आज की तारीख में। आज सरकार ने बहुत सारे ऐसे पोर्टल बना दिए, बहुत सारी ऐसी आईडी बना दी है जिससे भी लोगों के सामने बहुत दिखते हैं। शहर का आदमी प्रॉपर्टी आईडी से बहुत परेशान है, फैमिली आईडी से बहुत परेशान है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। गांव के अंदर आपने तो बहुत करीब से देखा है, हमारे यहाँ राशन कार्ड सबसे बड़ी नीड होती थी, इन्होंने वो ख़त्म कर दिया, शहरों में भी कर दिया। राशन कार्ड नहीं है आपके पास, हमारी आईडी तो सबसे बड़ी राशन कार्ड थी, उससे सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी, वो ख़त्म कर दी। प्रॉपर्टी आईडी बना दी, फैमिली आईडी बना दी। फैमिली आईडी में आप हेड कर रहे हो, फैमिली में आपको बेटा दिखा दिया, आपके बेटे को आपका फादर दिखा दिया। ठीक कराने जाओ 5,000 रुपये मांगते हैं। किसी की डिमांड नहीं थी भी हमारी प्रॉपर्टी आईडी बनाओ, हमारी फैमिली आईडी बनाओ। केवल गुजरात की एक कंपनी को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री ने ये इस तरह की आईडियाँ बनाई। किसी भी प्रदेश में नहीं है, सिर्फ हमारे प्रदेश में है। हमारे प्रदेश में क्यों ज़रूरत पड़ी? दिल्ली कैपिटल है, यहाँ पे नहीं है। राजस्थान पंजाब हमारे साथ लगते हैं, हिमाचल लगता है, वहाँ पे नहीं है। तो केवल सरकार के पैसे को मिसयूज़ करना, अपने चाहते लोगों को पैसा देना और लोगों को परेशान करना, उसके लिए सारी चीज़ें की गई। सरकार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे यूथ आगे बढ़ सके या यूथ के लिए कोई सिक्योरिटी हो उनके पास। जो पढ़ा लिखा बच्चा है, अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको, ये जो कौशल रोजगार
निगम बनाया इन्होंने। इसका साल में एक एग्ज़ाम करते हैं। मान लो आपके ग्रुप डी की कोई पोस्ट निकली और मेरी मैट्रिकुलेशन जो है उस एग्ज़ाम के बाद हुई, तो मैं उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता। एक साल बाद फिर कोई दोबारा एग्ज़ाम उसका आएगा, तब जाकर के उसमें बैठ सकता हूँ। मतलब किस तरह से चोर दराजे से लोगों को नौकरियां दी जा रही है, पैसे में नौकरियां बेची जा रही है, कैसे हमारे बच्चों को निराश किया जा रहा है। इसको लेकर के नई पीढ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। ये तो बात हुई परिवर्तन पद यात्रा जो आपकी चल रही है। एक जीवन यात्रा आपकी, जब आप, राजनीति तो आपके खून में है, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो तब भी आप राजनीति में आना चाहते थे या कोई कुछ और सोचा था? मैं कॉलेज टाइम में था पॉलिटिक्स में, जी। और जब तक स्टडी करता रहा था तब तक था, मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व था पॉलिटिक्स में। उस दौरान जो कोई हमारे इलेक्शन होते थे स्टेट के या कोई लोकसभा के, जहाँ मेरी ड्यूटी लगती थी, मैं वहाँ अपनी ड्यूटी निभाता था, जाता था वहाँ पे। जो काम मुझे दिया जाता था, 5 गांव, 4 गांव, 10 गांव, कॉन्स्टिट्यूंसी, उस तरह से मैं उस काम को करता था। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एमएलए बनूं या मैं मेंबर पार्लियामेंट बनूं। मुझे एक बार मजबूर किया गया गांव का पंच बनने के लिए। हमारे तेजाखेड़ा गांव का सरपंची का चुनाव था और ये तय हुआ था भी अनअपोज सरपंच बना लिया जाए, पंचायत बना दी जाए। तो जहाँ मेरा फार्म है वहाँ उसके आसपास 50-100 ढाणियाँ हैं जिन सब के वोट गांव में बने। वो एक वार्ड है एक तरह से। तो बाकी तो सब फैसला हो गया कि ये सरपंच बनेंगे, ये इस वार्ड से पंच है, इस वार्ड से ये पंच है। जब वो हमारे फार्म वाले एरिया आया तो कहने लगे भी यहाँ से भी तो एक पंच बनाना है। तो उन्होंने सब ने बैठ कर के फैसला किया कि भी अभय सिंह को बनाओ ताकि अपनी पंचायत स्मूथ चलेगी, वो यहाँ रहते हैं। मैं उन दिनों में वॉलीबॉल खेलता था, गांव में खेलने जाता था रोज़। तो मेरा गांव में बच्चे बच्चे के साथ संबंध था। मेरे पास वो सब लोग आए, आकर के उन्होंने कहा कि भाई हमने फैसला किया है, हम आपको पंच बनाएंगे। मैंने कहा भी क्यों, किस लिए बनाओगे, किसी और को बनाओ। और ढाणियों में जो लोग रहते हैं, जो छोटे मोटे काम के लिए इधर उधर जा सकते हैं, मैं तो वैसे भी कम समय दे पाता हूँ। कहते नहीं, समय की बात नहीं है, हमने अपनी पंचायत स्मूथ चलानी है, इसलिए आपको पंच बना रहे हैं। मैंने कहा बना दो। हुआ ये कि मेरे पंच बनने के बाद 92 में चुनाव आ गया ब्लॉक समिति का। फर्स्ट टाइम चुनाव हो रहा था ब्लॉक समिति का चेयरमैन का, और वो चेयरमैन बनना था डायरेक्टर से। डायरेक्टर जो बनने थे वो सरपंचों और पंचों में से डायरेक्टर बनने थे, ये भी एक अलग बात थी। जी। तो मैं पंच था, तो फिर मुझे सब ने कहा कि तू चुनाव लड़, चेयरमैन बनाएंगे हम तेरे को ब्लॉक समिति का। 282 पंच सरपंच जो है उस ब्लॉक के नवाड़ी के, 6 महीने तक मुझे अपने साथ रखने पड़े संभाल के। भजनलाल जी की गवर्नमेंट थी, वो तो किसी कीमत पे भी नहीं चाहते थे कि मैं चेयरमैन बनूं, वो वहाँ अपना चेयरमैन बनाना चाहते थे। लेकिन पहले जब डायरेक्टर का चुनाव हुआ तो 6 महीने तक टाला उन्होंने उस चुनाव को। आखिर में कोर्ट से वो चुनाव करवाया मैंने डायरेक्टर का। और डायरेक्टर का जब चुनाव हुआ तो मेरे 9 डायरेक्टर बने, उनके 7 बने, 16 टोटल थे। उनमें 2 बिश्नोई थे मेरे। चौधरी भजनलाल ने उन दोनों बिश्नोइयों को तोड़ने की बहुत कोशिश करी कि किसी तरीके से मैं इनको अपने पाड़े में लेकर के आऊँ। लालच भी दिया, डराया धमकाया भी, मुकदमे भी बनाए, सारे काम हुए, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे साथ रहे। मैं फर्स्ट टाइम फिर चेयरमैन बना ब्लॉक समिति का। जब 2000 में चुनाव हुआ तो मैं रोडी विधानसभा क्षेत्र से चोई साहब का चुनाव देख रहा था, चौटाला साहब का। सिरसा डिस्ट्रिक्ट में फिर मेरी खासा इन्वॉल्वमेंट होगी वाइस चेयरमैन बनने के बाद। कार्यकर्ताओं के सुख दुख में जाना आना, कोई उनकी मुसीबत थी उसमें उनके साथ खड़ा होना।
पानी का, बिजली का, 100 तरह के मैटर हैं गाँव के, थाने के, कचहरी के, तहसील के। तो मैंने एक तरह से पार्टी की वहाँ ज़िले की जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई थी। तो चौटाला साहब 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, नरवाणा से भी और आपके वहाँ से रोड़ी से भी। तो दोनों जगह से जीत गए थे। उन्होंने फिर रोड़ी छोड़ दिया। रोड़ी छोड़ने के बाद उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगाई कि रोड़ी से कोई कैंडिडेट लेकर के आ, बैकवर्ड क्लास का, उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे जो आपका आदेश है। मैंने कार्यकर्ताओं को नहीं बताया, मैंने अपने सत्र के ऊपर ट्राई की कि भी किस आदमी को इस जगह से चुनाव लड़ाया जाए। ये बात आहिस्ता आहिस्ता कार्यकर्ताओं तक पहुंच गई कि अभय सिंह की बजाय कोई और चुनाव लड़ सकता है यहाँ से। तो मेरे से बिना पूछे पार्टी की स्टेट की एक मीटिंग थी चंडीगढ़ में, उस मीटिंग के अंदर मैं नहीं था। मैं तो जो काम मेरे जुम्मे लगा रखा था उसमें लगा हुआ था, लेकिन सारे कार्यकर्ता जो है रोड़ी हल्के के कोई 200-300 लोग जो इकट्ठे होकर के चौटाला साहब पे चले गए, उस मीटिंग में चले गए। और वो मीटिंग जब चल रही थी अंदर, तो वो बाहर खड़े हो गए। जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उन्होंने चौटाला साहब से कहा कि हम मिलना चाहते हैं। लंच था उस मीटिंग में। चौटाला साहब ने कहा कि चलो तुम भी आए हुए, तुम भी खाना भी खाओगे, बात भी बताओ क्या है। तो सारे पार्टी के कैडर वहीं था। उन्होंने कहा कि हम अपनी टिकट लेने आए हैं रोड़ी की। तो कहने लगे भी ये फैसला तो पार्टी करेगी क्या है। तो कहने लगी कि पार्टी करेगी, हम भी तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी बात सुनी जाएगी कि नहीं। तो चौटाला साहब ने कहा कि हमारे लिए तो पार्टी का कार्यकर्ता ही सर्वसर्वा है, कार्यकर्ता जो फैसला करेगा उसको मानना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भी टिकट का फैसला आप करोगे कि हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप करोगे, बताओ किसको टिकट देनी है। उन्होंने मेरा नाम है फिर प्रपोज किया कि उनको देनी है। चौटाला साहब ने भी सामने से एक शर्त रख दी उनके सामने कि मैं आपके कहने से उसको टिकट दे दूंगा, लेकिन उसके चुनाव के लिए हमारे में से कोई भी एक आदमी वोट मांगने नहीं आएगा, फिर तुम्हारी जिम्मेवारी है उसको सीट को जीतना। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी ज़रूरत ही नहीं है, हम चाहेंगे भी नहीं कि कोई मिनिस्टर आए या कोई पार्टी का एमएलए आए या पार्टी का कोई पदाधिकारी आए या आप उसके लिए टाइम लगाओ, ये काम हमारा है और हम इतने मार्जिन से जीत कर कहेंगे आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, वो बाई इलेक्शन। और उस बाई इलेक्शन में भी बहुत इस तरह का प्रचार विरोधियों ने किया कि अभय सिंह कब्जे करवाएगा, क्योंकि मेरे नाम के साथ चौटाला साहब को जोड़ करके बदनाम करना चाहते थे। पहले चौधरी देवीलाल को नुकसान पहुंचाने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को टारगेट किया जाता था, और फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब चीफ मिनिस्टर बन गए तो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया। और उसमें ख़ास तौर पे दिल्ली से और से चंडीगढ़ से सारी प्रेस गई वहाँ पे, और ये बहुत प्रचार हुआ कि भी यहाँ तो टोटल ही कब्जा होगा और कुछ नहीं होना। जब इलेक्शन से वोटिंग से पहले दिन मुझे पता लगा कि इस तरह से दिल्ली से और से सब जगह से पत्रकार आए हुए हैं, तो मैं सरसा था, मैं गया नहीं था उस दिन कैंपेन के लिए, ज़रूरत नहीं समझी मैंने, क्योंकि लोग मेरा चुनाव लड़ रहे थे। मैंने सारे पत्रकार साथियों से बातचीत करी, मैं मिला उनसे और मैंने उनको कहा कि भाई मेरे ऑब्जर्वर तुम होगा इस चुनाव के, आपके ऊपर छोड़ दी मैंने, मैं कल किसी बूथ पे नहीं जाऊंगा, एक जगह भी मेरे हल्के में कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि लंच आप लोगों का मेरा इकट्ठा होना चाहिए। तो मैंने एक काम निर्धारित किया कि यहाँ पे हम लंच करेंगे, आप लंच तक अलग अलग बूथों पे जा कर के आओ, जिस तरह से आपको फीडबैक मिला हुआ है वो आप खुद अपनी आंख से देख लो। पत्रकार साथी बड़े सीनियर पत्रकार आए हुए थे उसमें, और मैंने कहा भी किसी बूथ के ऊपर आपको लगे कि यहाँ गड़बड़ है, आप उस बूथ का नंबर नोट करके आना, मैं मेरी तरफ से इलेक्शन कमीशन को लिखूंगा, ऑब्जर्वर को लिखूंगा कि इस पर रिपोल कराया जाए। कांग्रेस कहे ना कहे, लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ आपको अंदेशा लगा और यहाँ गड़बड़ है तो इसका रीपोल होना चाहिए, और रीपोल पे भी मैं नहीं जाऊँगा जब होगा।
तो दोपहर को जब वो लंच पे सारे इकट्ठा हुए मेरे पास, हमने जब खाना खाया तो मैंने पूछा सब पत्रकार साथियों से कि क्या हुआ बताओ। कहने लगे कि ना बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई किसी भी जगह पे छोटी मोटा ये नहीं लग रहा कि कोई आपस में कोई छोटी मोटी खिंचातान भी है, सब लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। मैंने कहा यार आप एक काम करो मेरा, आप शाम को जब तक पूरी पोलिंग नहीं हो जाए कहीं मत जाना, कहीं ऐसा ना हो आपके जाने के बाद फिर कोई शोर हो जाए। तो मैं आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं कहा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पूरा टाइम लगा के जाना। वो लोग शाम तक रहे जब तक टोटल वोट पोल नहीं हो लिए, और वो चुनाव मैंने 98% वोट मेरे पक्ष में आया, जबकि नेशनल पार्टी मेरे सामने चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस जो है, और कांग्रेस के सारे दिग्गज गए थे उस चुनाव में, सब ने एडी चोटी का जोट लगाया था, और मेरे चुनाव में टोटल कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा। मैं भी आपको बताया कि किस तरह से चुनाव छोड़ करके बाहर आ गया था कि कोई चीज़ मेरे वजह से चौटाला साहब के ऊपर कोई उंगली ना उठ जाए। यहाँ से फिर मेरा जब मैं विधायक बन गया तो फिर मेरा राजनीतिक कैरियर अपने आप बदला। अभी जी जब आप बच्चे थे, छोटे स्कूल में पढ़ते थे या फिर कॉलेज में गए, तो आप अपने पिताजी के ज़्यादा नज़दीक थे या माताजी के ज़्यादा, किसका ज़्यादा? चौटाला साहब को तो टाइम ही नहीं था, चौटाला जी। साहब तो पॉलिटिक्स में थे। जी जी हमारा ज़्यादा समय हॉस्टलों में बीता है। जी मैं 9th क्लास में हॉस्टल में चला गया था और उसके बाद हॉस्टल में ही रहा। मदर के साथ ही ज़्यादा अटैचमेंट रही हमेशा। जी हमारी जॉइंट फैमिली थी, जॉइंट फैमिली में सबके साथ ही थी एक तरह से, लंबे समय तक हमारी जॉइंट फैमिली रही है। 77 के बाद अलग अलग सब ने अपने अपने घर बनाए। चौधरी रणजीत सिंह चंडीगढ़ रहने लगे थे, हम लोग सरसा शिफ्ट कर गए थे। मेरे जो छोटे अंकल जगदीश जी जो थे वो गांव में रहते थे, उनके बच्चे हमारे पास रहते थे, आदित्य, अभिषेक, तीनों भाई जो है, अनिरुद्ध, ये मेरी मदर ने पढ़ाए हैं तीनों के तीनों, हमारे पास हमारे घर में रह कर के पढ़े। और प्रताप अंकल जो है वो बहुत पहले उन्होंने अपना अलग मकान बना लिया था, वो अलग रहने लग गए थे। तो उससे पहले तो सबका जॉइंट फैमिली में तो सबके साथ ही था। चौटाला साहब तो कम समय दे पाते थे, चौटाला साहब तो ज़्यादा समय पॉलिटिक्स में रहते थे। तो जब आप छात्र थे तो शरारती भी थे, कुछ शरारतें भी करते थे, कभी स्कूल से बंक करना, कभी फिल्म देखना, या कुछ ऐसा भी हो जाता ये था कभी? सबके जीवन में है। जी स्टूडेंट लाइफ में आप मान के चलो, उस वक़्त में सिनेमा का क्रेज, बड़ा क्रेज था एक अलग से। जी अब तो सिनेमा ख़त्म हो गया, अब तो सिनेमा आप मोबाइल पे देख सकते हो, अब आप अपने घर में टीवी पे लगा करके, आजकल इतनी ऐप्स आ गई, आजकल इतना सिस्टम चल पड़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे। आजकल फिल्म रिलीज नहीं होती, उससे पहले देख लेते हैं लोग। हम जब फिल्म देखने जाते थे तब तो मारो मारी इस बात की थी कि टिकट कौन लेगा, कैसे लेगा। वहाँ तो टिकटों के लिए झगड़े होते थे। हमारे यहाँ बंक हमने भी स्कूल में फिल्मों के लिए जी देख कभी क्या कभी फिल्म डांट के भी लिए पड़ी, कभी फिल्म- पकड़ में आगे हो, या हाँ, टीचर ने पिटाई की हो, या कान खिंचाई? टीचर भी पीटते थे और पेरेंट्स भी पीटते थे। पेरेंट्स के अलहदा हमारे समय में तो ऐसा सिस्टम था कि गांव में कोई भी बड़ी उम्र का आदमी जो था, अगर कोई बच्चा शरारत करता था तो उसको चांटे लगा देता था, और उसके लिए किसी को भी ये तकलीफ़ नहीं होती थी भी तेरे बच्चे पे किसी ने हाथ उठाया कुछ कहा। आज तो अगर कोई कितना भी कसूर कर रहा है, आप अगर उसको रोक दोगे तो आपके खिलाफ FIR कराएंगे जाके कि मेरे बच्चे को कैसे रोक दिया इसने। हालांकि बच्चा चाहे कितना ही गलत है, उसकी गलती को नहीं देखेंगे। आज तो ज़माना बहुत बदल गया। हमारा टाइम तो बहुत अलग तरह का था। हमारे तो पता ही नहीं लगता था, मास्टर ने, हम कंचा खेलते थे गांव में छोटे जब थे। हमारे एक मंदिर है घर के पीछे, उसके सामने एक खाली घर होता था, वहाँ हम जा कर के कंचा खेलते थे। हमारा एक संस्कृत का मास्टर होता था जो हमारा क्लास इंचार्ज भी था, वो हमें कंचे खेलते हुए देख लेता था तो आकर के पीट देता था। अब स्कूल के बाद अगर कोई बच्चा खेल रहा है, घर से उसको परमिशन है, फिर भी मास्टर को छूट थी कि तू पीट ले इसको, ये हालत थी। जी जी अब तो आप परिवर्तन पद यात्रा में बहुत बिजी हैं, लेकिन जब कभी भी आपको थोड़ा सा खाली समय मिल जाए या फुर्सत हो, तो क्या आप कैसे वक्त गुजारना पसंद करते हैं? मैं फार्म पे जाना पसंद करता हूँ, जी अपने गांव में जाना पसंद करता हूँ, अपने गांव के लोगों के बीच बैठ करके बातचीत करना, गपशप करना।
और म्यूजिक का कितना शौक है आपको? फिल्में देखना, म्यूजिक मेरा सुनना? फिल्में देखना तो नहीं, फिल्म तो बहुत कम, कभी 2 साल में 3 साल में कोई एक आधी फिल्म, कभी कोई अच्छी फिल्म कोई आके बच्चे बता दे और कोई बता दे, दोस्त मित्र बता दे कि ये देखने वाली फिल्म है, चलो इससे कुछ सीख सकते हैं हम। लास्ट मूवी कोई ध्यान आ रही है जो आपने देखी हो? ना, कोई ध्यान नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, जी जी लंबा टाइम हो ना। लास्ट ध्यान है मुझे, जी बाहुबली देख के आया था। बाहुबली पार्ट 1 भी देखी मैंने, पार्ट 2 भी देखी, जी जी दोनों देखी थी। जी। और ट्रैवलिंग का कितना शौक है, घूमने फिरने का? बहुत ज़्यादा, जी, कितने के जब देशों भी की समय यात्रा? लगे जी मैं निकल जाता हूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा घूमता था, मैंने कोई दुनिया के 140-42 मुल्क देखे हैं। जी जी और अब भी मुझे जब समय मिलता है तो ज़रूर ये मेरी कोशिश होती है भी 10 दिन जाए, और उस 10 दिन के दौरान कोई ये नहीं है कि एक सिटी में रह करके 10 दिन बिताऊँ। उन 10 दिन में मैं भाई 15 जगह जा सकता हूँ। 2 घंटे किसी शहर में लगाए, उसके बाद फ्लाइट पकड़ी, अगले शहर चला गया। तो आपको खाने पीने में क्या पसंद है, क्या आपकी? हर तरह का खाना खा लेता हूँ मैं, मुझे कोई परहेज नहीं है, कोई इंडियन फूड से परहेज नहीं, कोई वेस्टर्न से परहेज नहीं, कोई एशियन से नहीं, हर तरह का फूड मुझे खाने में दिक्कत नहीं है। एक अभय जी, आपकी जो सरकार बनी वो एक समय में बहुत अचानक से बनी थी। 1999 में जब बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, फिर वो सरकार टूटी, फिर चौटाला साहब सीएम बने, और आपकी उसमें सरकार गिराने में बड़ी प्रमुख भूमिका रही। फिर आपकी सरकार में भी, खास तौर पे 1999 से 2005 तक, तो उस दौरान आपको लगा कि आपके बारे में एक अलग तरह का दुष्प्रचार कह लीजिए, एक अलग तरह की छवि, एक गुस्सैल व्यक्ति की, एक कड़क मिजाज व्यक्ति की, या जो किसी को भी कभी भी डांट देते हैं, ऐसा एक प्रचार किया गया आपके बारे में? आपको लग रहा था कि आपके बारे में कैसी छवि बनाई जा रही है, कई लोग मैंने ऐसा आपको बताया ना जी कि चौधरी देवीलाल को बदनाम करने के लिए, उनकी पॉपुलरिटी को कम करने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पे एलिगेशन लगे। और जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला शिखर पे पहुंच गए, उनकी एक अपना लीडरशिप की एक अलग पहचान बन गई उनकी, तो कांग्रेस ने कैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को कमज़ोर किया जाए, उन्होंने मुझे टारगेट करना शुरू किया। उन्होंने ये भी कहा कि अभय सिंह चौटाला तो एमएलएस को हवाई जहाज में बैठा करके ले जाता है और उसकी पिटाई करता है। ये बात एक दफ़ा असेंबली में आ गई, मैं भी मेंबर था असेंबली का, चौधरी संपत सिंह थे कांग्रेस के एमएलए। मैंने कहा भी चौधरी संपत सिंह, आप बताओ, आप तो हमारे साथ रहे हो, कितनी सच्चाई है? चौधरी संपत सिंह ने वहाँ बताई ये बात, आज भी आप उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हो कि जो इज्जत सम्मान एमएलएस की अभय सिंह चौटाला से मिलता था, कोई नहीं कर सकता। कभी भी इस तरह की घटना नहीं हुई। ये सब बेबुनियादी बातें हैं, केवल चौटाला साहब को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें कही गई। आज उसके बाद पीछे जो चुनाव था उसमें तीनों पार्टियों ने ये काम किया, कांग्रेस ने, जेजेपी ने, बीजेपी ने, सबका एक ही था कि अभय सिंह को टारगेट करो, इसको बदनाम करो। अभय जी, आपकी पार्टी सत्ता के शिखर पे रही, आपकी खुद राजकाज में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और अब आज के दिन आपकी पार्टी का एक विधायक आप ही हैं। तो कभी आपने कल्पना की थी कि जीवन में ऐसा मोड़ भी आ जाएगा, ऐसे दिन भी देखने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप इतनी बुलंदी और शिखर पे रहे हैं? कई दफ़ा इस तरह के उतार चढ़ाव मैंने पॉलिटिक्स में देखे। चौधरी देवीलाल के साथ 45 से 54 विधायक थे, 9 बच गए थे 54 में से। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 87 में फिर सत्ता बदल दी। ये 82 की बात है, 5 साल में 85 लेकर के आए। चौटाला साहब के साथ भी यही हुआ था, 45 थे, 9 रह गए थे, फिर हम 33 पे आ गए थे, फिर हम सरकार बनाने की पोजीशन पे आकर के खड़े हो गए थे। भाजपा ने फिर गंदा खेल खेला, फिर तोड़फोड़ करी, फिर मैं एक रहा। आज आप ईमानदारी से एक चीज़ बताओ, आपके प्रेस के लोग भी क्या कहते हैं, अगर मैं विधानसभा में ना जाऊं और विधानसभा का सेशन चल रहा होता है, गैलरी में आप लोग बैठे क्या बात करते हो? अगर मैं नहीं हूं तो इस बात की चर्चा विधानसभा की गैलरी में चलती है,
चाहे वो अफसर गैलरी है, चाहे वो विजिटर गैलरी है, और चाहे वो आपकी प्रेस गैलरी है, और चाहे विधायक के अंदर बैठे हुए कि यार अभय सिंह नहीं आए, आज सत्र का मज़ा नहीं आएगा क्या? आज कोई सरकार को खरी कहने वाला नहीं मिलेगा क्या? आज सारे चापलूसी वाले बैठे हैं क्या? ये बात होती है कि नहीं होती? तो फिर आप ये मान के चलो, मैं एक उन 90 पे भारी हूँ, 89 पे। जो लोग इस प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, जो इस बजट का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, आज लोग भी, हर बच्चे बच्चे की ज़बान पे ये बात है कि अभय सिंह 89 पे भारी है, इसीलिए 87 दोहराएंगे लोग। एक अभी पिछले दिनों ये सुनने में आया कि किसी ने आपको जान से मारने की भी धमकी दी, कुछ इस तरह का कोई वाकया हुआ है, क्या मामला था वो? ये मेरे पीए के फ़ोन पे फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि इस तरह से पहले टेलीफोन आए हैं, फ़ोन तो मैंने उठाए नहीं थे, बाहर के नंबर थे, मैं जानता नहीं था, लेकिन उसके बाद वॉइस नोट आया कि उसने मुझे सुनाया वो। मैंने उसको कहा कि तू जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करा के आ और बता दे जाकर के एसपी को मिल करके कि भाई इस तरह से ये बात आई है, अब पुलिस का काम है। उसके बाद मुझे एसपी से बात हुई, एसपी ने कहा कि जी मैं इसमें चाहूँगा कि एफआईआर होनी चाहिए। मैंने कहा भाई इसी लड़के से जिसके फ़ोन पे आई है कोई इस तरह की बात, उससे कहो कि वो एफआईआर करा देगा, एफआईआर होगी। उसके बाद मुझे उन्होंने सिक्योरिटी भेज दी। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप सिक्योरिटी के लिए लिख के दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं क्यों लिख के दूंगा सिक्योरिटी के लिए? मेरा किसी से कोई जाति झगड़ा नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई किसी से, मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी मुझे इस तरह से थ्रेट करे। अगर ये थ्रेट कहीं से आई है तो ये किसने करवाई है, क्यों करवाई है, इस चीज़ का पता करना तुम्हारा काम है। तुम्हारा काम है सिक्योरिटी बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है वो तुम देखो। उन्होंने 3 दिन तक मेरे साथ सिक्योरिटी रखी और 3 दिन के बाद उन्होंने अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। अब तक मुझे ये नहीं बताया कि वो कॉल किसकी थी, कहाँ से थी। लंदन का नंबर है, इंडिया से की है, लंदन से आई है, किसी और मुल्क से आई है। ये काम साइबर क्राइम का है, एसआईटी का है, पुलिस का है, करे वो। जी, तो ये थे हमारे साथ पावर सेंटर में चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए और जो हरियाणा में फिर से अपनी पार्टी को सत्ता में आने के लिए, लाने के लिए आश्वस्त हैं। और उनको लगता है कि जैसा 1987 में चौधरी देवीलाल जी के साथ हुआ, उन्होंने 90 में से 85 सीटें लेके आई थी, कुछ वैसा ही करिश्मा वो कर दिखाने के प्रयास में। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।